गेम में मेलबर्न में बेस्ट एथलीट डिक्लेयर हुए हैं। इनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो कल इन्होंने आपको ग्रास रूट लेवल 25 मीटर पिस्टल के बारे में जानकारी दी थी। आज ही आपको 25 मीटर पिस्टल के एडवांस लेवल के, डेवलपमेंट लेवल के सेशन लेंगे। तो आपके अगर कोई क्वेश्चन है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैट बॉक्स में डालिए। बिफोर द एंड ऑफ द सेशन 10 मिनट्स आपके क्वेश्चन के आंसर दिए जाएंगे। थैंक यू समरेश। नाउ फ्लोर इज योर्स। My pleasure. Thank you, ma'am. Again, I would like to thank everybody for joining in and opportunity इसके लिए कि मेरे को थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर सकूं, मेरे एक्सपीरियंसेस बता सकूं, थोड़ा सा आपको शूटिंग के बारे में बता सकूं। आज हम 25 मीटर बेसिकली 25 मीटर पिस्टल्स के बारे में बात करेंगे एंड उसमें भी स्पेसिफिकली मैं आपको ये आप देख सकते हैं अभी पिस्टल शूटिंग, और हम बेसिकली डिस्कस करेंगे पोजीशन, ऑब्लिक स्टांस एंड ग्रिप के बारे में। बेसिकली हमारा जो स्टांस जो होता है, जो पोजीशन होता है, उसका दो बेसिक कॉन्सेप्ट, दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसके अंदर। एक है कि आपका स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, एक स्टेबल प्लेटफॉर्म दे आपको, जिससे आपका प्लेटफॉर्म स्टेबल होगा, आप स्वे कम करेंगे, मूवमेंट कम होगी, उतनी ज्यादा आपकी स्टेडीनेस बढ़ेगी और उतने अच्छा आप शूटिंग कर पाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि वो एक कंफर्टेबल पोजीशन हो चाहिए। कंफर्टेबल का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल आराम से ये सब कुछ। कंफर्टेबल इज कि आप जो मेंटेन कर सके, जो आप लंबे दौरान तक मेंटेन कर सके और जो आप बार बार रिपीट कर सके बिना कोई तकलीफ के। जैसे आपके एक फ्री पिस्टल और एयर पिस्टल इवेंट्स हैं, जो स्लो फायर इवेंट्स हैं, उसके अंदर आप देख सकते, उसके अंदर आपको लंबे टाइम के लिए आपको चाहिए होता है, पोजीशन में रहना होता है। तो इसलिए आपको एक कंफर्टेबल पोजीशन जो आप लंबे टाइम तक मेंटेन कर सकें। 25 मीटर्स में आपको इतना लंबा नहीं करना पड़ता। मैक्सिमम आपका 5 मिनट की सीरीज होती है सबसे लंबी, और ज़्यादा कर लीजिए 1 मिनट हो जाएगा, और 6 मिनट। तो उसके हिसाब से प्लस वो उस पर भी डिपेंड करेगा कि आप क्या इवेंट चला रहे हैं और उसमें कौन सा पार्ट चल रहा है, तो उसके हिसाब से आपका पोजीशन चेंज होता रहेगा। तो बेसिकली मैं ये आपको दिखा रहा था कि ये जैसे आप पहला वाला देख रहे हैं टॉप डायग्राम, इसके अंदर एक पैर का ट्रायंगल है। वो ट्रायंगल बनता है जो बेसिकली एक पैर का सपोर्ट एरिया है, उसके अंदर बनता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे ये वाला एरिया है, सर शेयर नहीं, इसमें वो नहीं होगा, अनोट नहीं होगा। सिक्योरिटी, पॉज रिमोट कंट्रोल देयर इज नो ऑप्शन नहीं दिखा रहा। ओके, मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ इसके अंदर, बट बेसिकली जो आप देख सकते हैं, जहाँ पे एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वो ट्रायंगल का जो अप्रोक्सीमेट सेंटर है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो वो वहां पे बनता है। अब आपके दोनों पैरों का जो बनेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बेसिकली आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होना चाहिए वो दोनों पैर से जो आपका एक ट्रेपेजॉइड बनेगा, जैसे आप नीचे वाले में देख पा रहे हैं। नीचे वाले उसके अंदर जैसे आप पैर पास करते रहते हैं तो आपका जो बेस है वो छोटा होता जाता है। आप जैसे चौड़ा करते जाते हैं, उसको फैलाते जाते हैं पैरों को, वैसे एरिया बड़ा होता जाता है। लेकिन इसका मतलब, इससे अगर हम देखें तो इसका मतलब है कि ये हमेशा जितना चौड़ा रहेगा उतना बेस चौड़ा होगा, उतना ज़्यादा एरिया होगा।
जिसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकलेगी, तो उतने ज्यादा स्टेबल होगा। लेकिन जैसे शूटिंग में बोला कि हर एक चीज सही नहीं होती, हर एक चीज गलत नहीं होती, हर एक चीज के फायदे हैं, हर एक चीज के नुकसान है। तो जैसे जैसे आप बेस चौड़ा करते जाएंगे, आपके टांगे स्ट्रेच होती जाएंगी, उतना कंफर्ट पोजीशन कम होता जाएगा। लेकिन बहुत कंफर्टेबल के साथ में रहेंगे तो बिल्कुल आस पास पैर करके खड़े होंगे तो आपका जो बेस है वो कम रहेगा, तो स्टेबिलिटी उसमें थोड़ी कम रहेगी। सो बेसिकली आपका जो स्टांस है, आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है इस बेस के थ्रू जाना चाहिए। तो अगर आप बेस के थ्रू जाएगा तो आप स्टेबल रहेंगे। एक चीज और, जैसे आप ऊपर वाले डायग्राम में देख सकते हैं, एक ट्राइंगल है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा आगे की तरफ होगा। तो बेसिकली हमारा जो भी स्टांस होता है, हम खड़े होते हैं, उसमें हम हमारा जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो हमारे शू लेसेस हैं उसके थ्रू जाना चाहिए। अगर आप बहुत पीछे की तरफ ले जाएंगे, बहुत पीछे की तरफ जाएंगे तो प्रॉब्लम, जैसे अगर आपने खड़े हुए और सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपकी थोड़ी सी पीछे है, एडियो की तरफ है, तो आप पीछे की तरफ ज्यादा जाएंगे, तो आपको उसको रोकना पड़ेगा। अगर आपने उसके बहुत ज्यादा आगे कर दिया तो आपकी सारी पीछे की मसल जो है वो उसको पकड़ने में लग जाएंगे। सो एक कंफर्टेबल पोजीशन ढूंढना है। तो इसके लिए बेसिकली जैसे शूटिंग शूज होते हैं हमारे पास, तो शूटिंग शूज का दो बेसिक इंपॉर्टेंस है। एक तो आपको थोड़ी सी हील देता है जिससे आप आगे की तरफ जाते हैं, तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नेचुरली थोड़ा सा लेसिस की तरफ चला जाएगा। और दूसरा, थोड़े स्टेफ सोल स्टेफ होता है, तो दैट जब आपकी बॉडी का अगर आगे पीछे भी वेट जाए तो वो सोल दबे ना। इसीलिए स्पोर्ट शूज आर मतलब कंफर्टेबल बहुत होते हैं, लेकिन इसीलिए बहुत अच्छे नहीं होते क्योंकि वो आपके सोल बहुत सॉफ्ट होता है। सो जहाँ पे भी आप जाएंगे वो उसी तरफ दबना शुरू हो जाएगा। शूटिंग शूज उसको रोकता है क्योंकि हार्ड सोल होता है एंड थोड़ी सी हील होती है जिससे आप आगे। तो बेसिकली जैसे मैं काफी सालों तक मैंने शूटिंग शुरू की थी, तो मैंने शूटिंग शूज बहुत सालों के बाद खरीदे थे। तो इसलिए क्योंकि मेरे को उससे पहले जो हमारे स्टैंडर्ड काले शूज आते हैं आधी आधे इंच की हील के हिसाब से, मैं वो इस्तेमाल करता था और मेरे को काफी उन्होंने सब मदद की। सो इट डिपेंड्स आप कैसे करना चाहते हैं। तो बेसिकली ये है। देन अब आप ये आपका हुआ था सांस का, जैसे खड़ा होना। अब दूसरा आप जो एक देख पा रहे हैं, शोल्डर का जो बैक की मसल्स दिखा रहे हैं, जो आप पिस्टल हाथ उठाते हैं अपना, आपने हाथ उठाया तो इसको सपोर्ट करने के लिए एक तो शोल्डर से सपोर्ट होगा, दूसरा ये बैक मसल से सपोर्ट होगा। सो क्योंकि बैक मसल्स बड़ी हैं, ज्यादा हैं, अच्छी काफी सारी जगह से, तो इसलिए जितना वेट आपका आर्म का और पिस्टल का बैक की मसल सपोर्ट करेंगी, जितना ज्यादा लेगी उतने ज्यादा आपका हाथ रेस्ट होगा। तो नाउ आप जो दूसरा देख सकते हैं पोजीशन, एक जैसे है स्क्वायर ऑन पोजीशन है, इसमें बेसिकली टारगेट सामने और आप ऐसे करके खड़े। फिर एक है डायरेक्ट इन लाइन, जैसे टारगेट ये है, फिर उसके आप ऐसे करके खड़े हैं। सो नाउ क्या होता है, जब आप सीधा करके खड़े हैं तो आपका मेजर जो वेट है बॉडी का और पिस्टल का आर्म का जो है, पिस्टल का और आर्म का, वो आपके शोल्डर्स पे आ रहा है। शोल्डर्स छोटे मसल्स हैं, इतने ज्यादा नहीं है, तो और कम एरिया से अटैच्ड हैं, तो इसलिए जल्दी थक जाते हैं और इतना अच्छा आसानी से सपोर्ट नहीं कर सकते। जब आप इन लाइन जाते हैं सीधा, तो ये ज्यादा कंफर्टेबल मीनिंग ये इसमें आपका जो पिस्टल और आर्म का जो है ज्यादा आपका बैक पे जाता है, तो ज्यादा मसल्स एरिया है, तो आपको फटीग कम होगा, ज्यादा अच्छे से सपोर्ट होगा। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि आपको टारगेट देखने के लिए गर्दन मोड़नी पड़ती है, और आप जितना आप इन लाइन में गर्दन मोड़ेंगे तो उतना आपके गर्दन पे स्ट्रेन होगा। जितना आप सीधा रखेंगे गर्दन सीधी रहेगी, कंफर्टेबल रहेगा। सो आपको बेसिकली जो आप लास्ट पोजीशन देख रहे हैं वो है कि आप नॉर्मली इन दोनों का कॉम्प्रोमाइज, कि आप कितना नॉट स्ट्रेट एंड नॉट लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, ऐसे थोड़ा सा एंगल पे। अब नाउ ये डिपेंड करेगा आपका
हर एक पोजीशन, स्लो फायर में थोड़ा सा ये डिफरेंस होगा, रैपिड ड्यूलिंग में थोड़ा सा और फर्क पड़ेगा, बेस फर्क हो जाएगा, एंड उसके बाद जब रैपिड फायर करेंगे तो और चौड़ा। सो दैट क्या ऐसा है कि आपका जो हर एक पोजीशन आपको अपने लिए ढूंढनी है, बनानी है, एक बेसिक गाइडलाइन है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, जो आपकी मदद करेगी और आप आगे उसको डेवलप कर सकते हैं। अब जैसे ये आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोमायोग्राम आप अपने शोल्डर मसल्स का, इसमें जो आप पहला वाला देख रहे हैं जो डायग्राम है, उसमें वो बेसिकली वो पोजीशन है आपकी हाँ, आपकी सीधी बट बॉडी स्ट्रेट है। सो इसमें आप जो ये स्टडीज की गई थी, तो आप ग्राफ देख सकते हैं कि कैसे आपकी मसल्स ट्विच कर रही है। एंड दूसरा वाला है कि आपकी पोजीशन, जो सेकंड वाला है, आपकी पोजीशन थोड़ी सी इस एंगल में आ गई है, एंड उसमें आप देख सकते हैं कि मसल्स कैसे ट्विच कर रही है, ग्राफ दिखा रहा है। एंड जो लास्ट पोजीशन है वो इन लाइन और थोड़ा सा लीन बैक। तो इसमें क्या है कि जब आप लीन बैक करते हैं तो वो जो वेट है, बेसिकली आप ऐसे खड़े हैं, ये काउंटर बैलेंस करता है इसको, तो आपकी मसल्स कम ट्विच करती हैं। तो नाउ आपको ये देखना है, जरूरी नहीं कि उसमें लिखा कि कम ट्विच करेगी तो आपको ऐसे ही खड़ा होना है, वो आप अपनी फिजिकल एबिलिटी के हिसाब से खड़ा हो सकते हैं, एंड आप कैसे उसको इस्तेमाल करें, मतलब कौन सी जगह पे अच्छा रहेगा। तो ये एक डेमोन्स्ट्रेशन है कि बेसिकली अगर आप सीधा खड़े होंगे, ऐसे खड़े होंगे, ये ऐसे खड़े होंगे, तो कैसे वाइब्रेट करता है, मसल्स कैसे काम करती हैं उसमें। अगर हम अभी ये देखते हैं इसका जो प्रिसिजन शूटिंग का जो है, बेसिकली स्लो फायर जिसको बोलेंगे, ये आप देख सकते हैं कि ये एक जनरल पोजीशन दे रखा है। शोल्डर जैसे आपका जो सबसे राइट हैंड साइड पे यार आपकी समझ में नहीं आता, वो है डायग्राम जिसमें आदमी पिस्टल लेके खड़ा है। बेसिकली शोल्डर की लाइन और उसका बॉडी कितना एंगल है वो आपको दिखा रहा है, बट दीज आर नॉट हार्ड एंड फास्ट एंगल्स। ये आपको एक जनरल आइडिया देते हैं जो बहुत सारे शूटर्स इस्तेमाल करते हैं उनका, कि कितना कर रहे हैं। उसका एग्जांपल ये है जो नीचे 3 दिखा रखे हैं पैरों के साथ, पिस्टल के साथ, ये 3 टॉप शूटर्स थे अपने टाइम के, इनका पोजीशन दिखा रखा है कि कैसे है इनका पोजीशन कैसे था, हाउ दे यू, मतलब खड़े कैसे होते थे। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, कुछ ऐसे भी खड़े हैं, कुछ ऐसे भी खड़े हैं। तो इट्स बेसिकली आपको बनाना पड़ेगा कि आपको कैसा सही लगता है। एंड जैसे पैर का आप देख सकते हैं इसके अंदर, पैर की पोजीशन जो है पैरों की, वो बहुत चौड़ी, बहुत दूर नहीं है, रफली अराउंड शोल्डर लेंथ या थोड़े शोल्डर की चौड़ाई के बराबर या उससे थोड़ा सा बड़ा। पर आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो देख रहे हैं वो बिल्कुल बीच में नहीं है, वो थोड़ी सी पीछे की तरफ है। और वो बेसिकली इसलिए है क्योंकि आप ऐसे करके सीधा नहीं खड़े, थोड़ा पीछे खड़े। सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर आप सीधे खड़े होंगे तो यहाँ सीधी जाएगी, और यही आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऐसे करेंगे तो थोड़ी पीछे है। तो इसलिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ी पीछे है, जस्ट टू सपोर्ट योर बॉडी, सो दैट आप अच्छे से सपोर्ट कर सकते हो, आपका आर्म अच्छे से, पिस्टल अच्छे से सपोर्ट हो। एक चीज और, शूटिंग में जब आप स्ट्रेच करते हैं आर्म, नॉर्मली लोग बोलते, नॉर्मली क्या, ये आपको आर्म सीधा ही रखना है, पर जैसे मैंने कल भी बताया था कि मेरा हाथ जैसा है, मेरा हाथ देखने से लगता है थोड़ा सा बेंट है, बट मेरे हाथ की बनावट ऐसी है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोगों का और सीधा होता है, और मैंने कुछ शूटर्स ऐसे देखे उनका हाथ बिल्कुल ऐसे करके हो जाता है, ऐसे, मतलब ये चीज ऊपर आ जाती है। सो इट्स नॉट कि आपको एक्सट्रीम में ले जाना है, बट इसको पूरा करके रखना है। थोड़ा करेंगे तो इसमें क्या है कि ये वेरिएशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो एक बार आपने ऐसे चला, एक बार ऐसे चला, एक बार ऐसे चला, तो वो आपका जो डिस्टेंस है आंख से साइड का वो चेंज होता रहेगा, एंड प्लस रिकॉइल पे भी असर पड़ेगा, क्योंकि रिकॉइल सीधा आना है। अब वो रिकॉइल थोड़ा सा ऐसा, तो कभी यहाँ से हो जाएगा, कभी ऐसे हो जाएगा। सो उसको एक कंसिस्टेंस देने के लिए आपको पूरा रखना पड़ेगा, पर इतना नहीं कि
बहुत ज्यादा, मैं थोड़ा सा शायद और भी कर सकता हूँ, लेकिन उसके बाद मेरे हाथ में दर्द, हड्डी में दर्द होने लगता है, सो आई जस्ट लेट इट लूज, छोड़ दिया सीधे। समरेश, थोड़ा अपना स्क्रीन शेयर को बंद करके अपना फुल पोस्चर दिखाइए इसके बारे में। या स्क्रीन शेयर बंद करके अपना पूरा पोस्चर दोबारा से बताइए, फुल पोस्चर में। या नाउ यू शो दैट प्लीज। दिख रहा है मैम आपको ऐसे? या ये बेसिकली जैसे आर्म है, आर्म जैसे मेरा मेरा आर्म बेंट है, बट बेसिकली क्या है, पूरा स्ट्रेच है, इससे ज्यादा और स्ट्रेच नहीं होगा। सो बेसिकली ये दूसरा आर्म जो है, नॉर्मली लोग क्या जेब में डाल के रखते हैं कहीं पे, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि ये कंधा लूज रहना चाहिए, शुड नॉट बी वर्किंग। कुछ लोग लटका के रखते हैं, कुछ लोग यहाँ रखते हैं, कुछ जेब में रखते हैं, बेसिकली कि ये काम नहीं करना चाहिए। और लटका के भी रखेगा मतलब ऐसा नहीं कि हिलाना है इसको, जस्ट लेट इट बी। तो एक ये है। दूसरा अलाइनमेंट स्ट्रेट का, इसमें थोड़ा सा आगे की तरफ, बट आप शूटिंग शूज पहनते हैं, अगर आधे आधे इंच की हील वाला भी पहनते हैं, तो वो अपने आप ही थोड़ा सा उठा देता है उसको। सो आपको ऐसे नहीं जाना और आपको बिल्कुल ऐसे भी नहीं जाना। सो जब आप पीछे की तरफ ज्यादा जाएंगे तो आप पीछे की तरफ गिरेंगे। तो बेसिकली आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होना चाहिए, जैसे मैंने बताया, आपके लेसेस के थ्रू जाना चाहिए, जहाँ पे आपके लेसेस हैं उसके थ्रू, नॉट एडी की तरफ, नॉट पंजों की तरफ, बट एडी लेसेस के थ्रू। तो जैसे आप शूज डालेंगे, अगर शूटिंग शूज या कोई भी आधे इंच के हील वाला, तो वो अपने आप ही आपको थोड़ा सा आगे कर दे, एंड दैट इज इनफ। एनीथिंग एल्स इसमें समझाना है कुछ? कोई क्वेश्चन है शूटर आपके पास इसके बारे में, कुछ पूछना चाहते हैं? Yes, ma'am. One participant has raised hand. Okay, just raise your hand, shooter, and say your name. जितेश, उसका फेस दिखाइए बच्चे का। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। समरेश, ये शेयरिंग का बंद कर दो स्लाइड। ओके। हाँ बच्चे, अपना नाम बोलिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। Sir, I am doing dry practice in home. What should be the correct height of my target? Correct height of the target? Yeah, sir. Okay, there is one, it's basically how you lift your arm. But the thing is, Okay, sir. what you can do is, when you go to a range and you stand over there on the target, just measure from the tip of your barrel to the bottom of wherever you are standing. Just measure the distance over there. Are you able to understand me? Yes, sir. Okay. So just measure the height from the tip of your barrel from there, and then when you go back home, just hold the pistol, and then again measure it from ground to the tip of the barrel. So Okay, sir. that will give you an idea, and then you can mark it on the wall or somewhere, wherever, that this is the height. Okay, sir. Thank you, sir. Maybe. It's clear? Yes, ma'am. Okay, okay, Samresh, carry on. मैं स्लाइड शुरू करता हूँ जरा। ये थोड़ा प्रेसिजन वाला मैं आपको दिखाया इसके अंदर, सेंटर ऑफ जो फीट का पोजीशन है वो। एंड नाउ अगर आपको नेक्स्ट वाला दिखाता हूँ, अब ये ड्यूलिंग का है। ड्यूलिंग में जो है या रैपिड फायर 25 मीटर में चलता है, थोड़ा सा नॉट एग्जैक्टली रैपिड, रैपिड फायर स्टेज। इसमें आपका जो पैर है उसका थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा खोल लेते हैं इंस्टेड ऑफ, जैसे हम प्रेसिजन करते हैं, क्योंकि प्रेसिजन में आपके पास 5-6 मिनट है, 5 मिनट है 5 गोली चलाने के लिए, सो आपके पास टाइम है। अब ड्यूलिंग में आपके पास टाइम नहीं है, बिकॉज आपको 3 सेकंड में आर्म उठाना है और गोली भी चलानी है। तो उसके लिए इन लाइन जो होता है, जैसे ऐसे, इट्स अ लिटिल, मतलब फ्री आर्म की थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है उसके अंदर मूवमेंट में, इट्स नॉट दैट फ्री। ये शेयर, स्लाइड शेयर हटा दो समरेश, ताकि बच्चे आपका पूरा पोस्चर देखें। एक मिनट। ओके, तो इसमें थोड़ा सा आप
ये इनलाइन हो गया या प्रेसिजन के लिए हो गया। ड्यूलिंग के लिए थोड़ा सा ऐसा, तो जैसे उसमें दिखा रखा है एक थोड़ा सा, क्योंकि ये आपका जो है सबसे फ्री मोशन देता है आप हाथ की लिफ्टिंग के लिए। आप ऐसे हो जाएंगे तो थोड़ा सा कम पड़ेगा, लेकिन ये वाला पोजीशन जो है इसमें देता है। अब जैसे मैं बता रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं, तो आपको ढूंढना है कौन सा है। एंड कुछ लोग बिल्कुल पैर क्लोज करके भी करते हैं, कुछ बड़ा भी। सो एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि थोड़ा सा आपको बड़ा करना पड़ेगा उसमें फीट का बेस, क्योंकि आपके पास 7 सेकंड में रिकॉइल भी लेना है, फॉलो थ्रू करना है, नेक्स्ट शॉट के लिए अलाइन करना है। तो थोड़ा सा बेस जिससे कम प्रॉब्लम हो लिफ्टिंग। और दूसरा एक थोड़ा सा ऐसा एंगल, सो दैट आपका लिफ्टिंग ये आर्म की फ्री लिफ्टिंग हो। नाउ अगर मैं जैसे मैंने आपको दिखाया था, बताया था कि कैसे होता है, तो मैं वो दिखा रहा हूँ। ये नीचे जो पैर के पैटर्न दे रखे हैं आप देख सकते हैं, इसके अंदर ये 2 पहले जो सेट हैं और 2 बाद वाले हैं, ये एक ही शूटर के हैं। बट पहला वाला जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो प्रेसिजन के हिसाब से है। तो आप देख सकते हैं कि प्रेसिजन में इतना चौड़ा नहीं है स्टांस। एंड जो दूसरे वाले हैं वो उन्हीं शूटर्स के ड्यूलिंग के हैं, जो रैपिड फायर स्टेज के। रैपिड फायर में थोड़ा सा पैर खुल गया। तो जैसे आप इसमें देख सकते हैं, जैसे मैंने बोला था कि हर एक चीज के अपने फायदे हैं, नुकसान है। जैसे आपने अपने पैर थोड़ा सा खोला, आपके बेस थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन कंसिस्टेंसी जो है, जो आप प्रेसिजन में देख सकते हैं कि बार बार उनके पैर उसी जगह पे आ रहे हैं, तो जैसे आप वाइडर स्टांस करते हैं तो कंसिस्टेंसी उतनी कम हो जाती है। अच्छा समरेश, तो यहाँ पर मैं आपको रोक रही हूँ क्योंकि एक क्वेश्चन बहुत अच्छा आया बच्चे का कि जैसे आपने प्रिसीजन में बताया कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ आती है, ऐसे ड्यूलिंग में भी बच्चा पूछ रहा है कि मेरी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ आएगी व्हेन आई विल लिफ्ट अप द पिस्टल इन दिस सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहीं पे होगा ड्यूलिंग में। हाँ, वो उनको थोड़ा सा ये स्क्रीन शेयर हटा के बता के दिखा दीजिए। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहीं पे रहेगा, आपके बेस के ऊपर ही रहेगा, बल्कि थोड़ा सा उसी प्रोपोर्शन में, जैसे प्रेसिजन में भी थोड़ा सा पीछे है सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेगा, लेकिन इसके अंदर आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मूव करता है बेसिकली, क्योंकि आप अभी यहाँ पे हैं, अभी यहाँ पे हैं, एंड जब आप लिफ्ट करते हैं तो थोड़ी सी बॉडी, मतलब इट्स नॉट, ये नहीं है कि सिर्फ हाथ यहाँ पे आके सिर्फ इतना, तो हल्की हल्की जैसे आप करते हैं एक्सपांड, तो थोड़ा सा बॉडी भी मूव करता है, तो उसके साथ सेंटर ऑफ ग्रेविटी मूव करेगा, बट बहुत ज्यादा नहीं, वहीं पे रहे, उसी के आसपास रहेगा। बस सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहीं पे रहना है, क्योंकि आपको बेसिक स्टेबिलिटी चाहिए। अगर आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी फिर पैर से पीछे चला गया तो पीछे की तरफ गिर जाएंगे, पीछे इधर जाएगा तो पीछे गिर जाएंगे, आगे जाएगा तो आगे गिर जाएंगे। अब जैसे आपने थोड़ा फुटवर्क खोला, आपने थोड़ा सा एक्सपेंड किया ड्यूलिंग में फुटवर्क, तो उससे थोड़ा सेंटर ऑफ ग्रेविटी में चेंज आएगा जी। जैसे आपने ड्यूलिंग के टाइम दोनों पैर खोले, अपने फुटवर्क थोड़ा सेंटर खोला, सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होगा, वो चेंज होगा क्योंकि आपने पैर जो चौड़े किए, पर बेसिकली सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका आना बेस के थ्रू ही चाहिए। सो इट्स नॉट कि आपका आगे चला जाएगा या पीछे चला जाएगा। हो सकता है जैसे यहाँ पे हो, अभी आप स्लो मोशन में, स्लो फायर में अभी यहाँ पे कर रहे हैं, जब आपने ड्यूलिंग किया तो यहाँ से थोड़ा सा पीछे आ गया, सो दैट आप लिफ्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा पीछे आ गया, बट उसको उसी जनरल एरिया के अंदर रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो नहीं रहेगा तो स्टेबिलिटी नहीं मिलेगा। समझ आ गया बच्चे? जिसने क्वेश्चन पूछा, इट्स क्लियर टू यू डियर? चलिए समरेश आगे। एक मिनट। तो ये जैसे ये है आपका, अगेन उन्हीं पैटर्न्स पे जाऊंगा पैरों के ऊपर। तो जैसे हमने शुरू में किया था कि आप पैर चौड़ा करेंगे तो ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी, लेकिन उसी के साथ आपकी कंसिस्टेंसी ऑफ पैर बार बार वहां पे ही आना, वो डिक्रीज हो जाएगा, होता है, नॉट नेसेसरी कि हो जाएगा, लेकिन होता है। सो अगेन आपको वो देखना पड़ेगा कि आपको कितनी बारी कंसिस्टेंसी, क्योंकि स्पेशली 25 मीटर में आपको हर गोली, मतलब हर सीरीज के बाद आपको बंदूक रखनी है वापस। जैसे फिर स्लो फायर में नहीं होता कि आप बंदूक रखी और चले, मतलब आए 15-20 गोली चलाई, यू आर इन द सेम प्लेस। पर 25 मीटर में हर 5 गोली के बाद आपको बंदूक रखनी है, आपको बैठना ही है, उसके बाद उठना ही है, आना ही है वापस।
आप वहाँ खड़े रह सकते हैं, लेकिन आप फायरिंग पॉइंट में फिर आपको कोई आके आपको जूरी वाला बोलेगा पीछे आ जाओ, तो लेकिन सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप एक कंसिस्टेंट पोजीशन देखें पैरों की भी, और जिससे वो आप बार बार आ सके, अपने आप पोजीशन पे आए और आपको पता चल जाए कि हाँ जैसे उसके लिए अलग अलग तरीके हैं। कुछ लोग मार्क कर देते हैं, अब आजकल रेंज में मार्क करना अलाउड नहीं है, तो लोग टेप्स रखते हैं, वो करते हैं। पर मैं फिर, अगर आप टेप रख रहे हैं तो आपके पास एक चीज कम है सोचने के लिए। मैं बेसिकली जाता था, मेरे को जैसे कंफर्टेबल फील होता था, मैंने इतना प्रैक्टिस किया था, जैसे मेरे को कंफर्टेबल फील होता था मैं वैसे खड़ा होता, तो दैट कि मैं आराम से गोली चला सकूं। तो ये बेसिकली ड्यूलिंग का था। अब नाउ रैपिड फायर में, अब जैसे देखेंगे आप ड्यूलिंग के हिसाब से रैपिड फायर और बेस आपने बड़ा कर लिया, क्योंकि रैपिड फायर में बेसिकली आपको कितना मैक्सिमम आपको सब विद लोडिंग के बाद जो भी है सारा प्रिपरेशन, आपको मेरे ख्याल से 15 या 20 सेकंड तक आपको एक पोजीशन में रहना है। और वही आपने जो आप बाकी देख रहे हैं, आप दूसरा वाला आदमी का डायग्राम है, उसमें आप देख सकते हैं कि पैरों की पोजीशन कहाँ पे है कंपेयर टू शोल्डर, तो आपका क्या एंगल बनता है उसके अंदर। और नीचे जो आपको डायग्राम दिखा रहे हैं पैरों के साथ, इसमें वो दुनिया मतलब वर्ल्ड के टॉप शूटर्स हुआ करते थे, उनके डायग्राम देख रहे हैं कि बंदूक की लाइन क्या थी, शोल्डर की लाइन कहाँ थी, और पैर कैसे रखे थे। सो अगेन आप देख सकते हैं सारे टॉप शूटर्स थे, सबका फर्क होता है, अपने आप ढूंढना पड़ता है। तो जो डायग्राम है ये बेसिकली आपको एक गाइडलाइन देने के लिए, सो दैट कि आपको आइडिया रहे कि क्या करना है, एंड देन आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा, वैसे वैसे आपकी पोजीशन चेंज होती रहेगी। जैसे मैंने शुरू में स्टार्ट किया था, मैं बिल्कुल सीधा खड़ा होता था, ऐसे हाथ रख के यहाँ पे ऐसे खड़ा रहता था। ये स्क्रीन हटा के दिखाइए समरेश। जैसे मैं ऐसे खड़ा रहता था बिल्कुल, अब जैसे जैसे प्रोग्रेस होता गया उसके बाद मेरा हाथ यहाँ से यहाँ पे आ गया, इधर हाथ है, बॉडी ऐसे हो गई। सो शुरू में मैं ऐसे करके गर्दन मोड़ के कर लेता था, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती गई एंड वेट का जो फर्क पड़ता रहा, तो उसके हिसाब से मेरी पोजीशन चेंज हो गई। सो अब मैं उसके बाद स्प्रेड भी करके खड़ा हुआ हूँ, कम भी करके खड़ा हूँ। सो नाउ आई ट्राई कि जितना कंफर्टेबल पोजीशन हो, स्पेशली लंबे मैचेस में, एयर एंड फ्री में, जितना लंबा हो। 25 मीटर्स में फिर भी आप थोड़ा सा काम करके, थोड़ा सा मतलब कंफर्टेबल से, इतना अनकंफर्टेबल भी नहीं होनी चाहिए पोजीशन की कोई आप गोली चला रहे हो पैर में दर्द हो रहा हो, या फिर आप ओवरऑल थोड़े से बेनिफिट के लिए आप लॉन्ग टर्म डैमेज कर ले आपको। सो यू हैव टू फाइंड अ पोजीशन जो आपके लिए अच्छी हो, कंफर्टेबल, जहाँ पे आप कर सकते हैं। समरेश, यहाँ पर एक बच्चे का क्वेश्चन है जी मैम, कि जब आप हैंड लिफ्ट अप करेंगे तो ब्रीदिंग का क्या पैटर्न होना चाहिए इसमें? मैम ब्रीदिंग का हम बाद में करेंगे, लेकिन बताता हूँ, मैं करता हूँ, एक मिनट। सो ये रैपिड फायर है, एंड एक मिनट, अब रैपिड फायर का एक चीज जो है हमारा चैलेंज रैपिड फायर में वो है कि आप एक टारगेट पे नहीं चला रहे, आपके पास 5 टारगेट है, आपने एक टारगेट पे अलाइन किया, एंड नाउ यू लिफ्ट एंड यू मूव एक टारगेट से दूसरे टारगेट में। तो जैसे आप पहला वाला डायग्राम में देख सकते हैं कि आपका जो पूरा आर्म एंड जो पीछे वाला शोल्डर, ये पूरा एज अ यूनिट ट्रैवल कर रहा है फ्रॉम वन टारगेट टू द अदर टारगेट। ये अगर आप ये रखेंगे तो आपका जो साइट का है वो साइट डिस्टर्ब नहीं होगी, साइट लाइन। अब जो दूसरा वाला जो डायग्राम दिखाया है वो उसमें है कि आप सिर्फ शोल्डर मूव कर रहे हैं, आपने फर्स्ट शॉट को अलाइन किया, शोल्डर मूव कर रहा है। तो आप जैसे ऊपर जो साइड्स दिख रही हैं, साइड्स का डायग्राम दिख रहा है, उसके अंदर ऐसा होगा कि आपको फर्स्ट साइड शॉट ठीक दिखेगा। नाउ आप सिर्फ शोल्डर हिला रहे हैं तो अगली वाली साइड ऐसी होगी, उसकी और ऐसी होगी, और 5वें शॉट तक आपको ऑलमोस्ट साइड गायब हो जाएगी। So basically just to keep your sight aligned, आपको पूरा बॉडी मूव करना है। And now, और जो बॉडी का ट्विस्ट है वो आपके एंकल से होता है, नॉट
अपर बॉडी नॉट लोअर बॉडी, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी फिक्स है एंड आपका जो ट्विस्ट है वो एंकल से आएगा। अपर बॉडी नहीं हिलेगी नीचे, ठीक है, और शोल्डर नहीं हिलेगा। सो योर आर्म, योर पिस्टल, योर हेड, योर बॉडी एक पीस बन जाएगा, एक पार्ट हो जाएगा एंड पूरा मूव। सो नाउ ब्रीदिंग का जो आप कह रहे हैं, अगेन ब्रीदिंग का जो मैंने सीखा है लिफ्टिंग के लिए, इस कि जैसे स्क्रीन शेयर हटा के बता देना। नाउ शूटर पे अटेंशन। ब्रीदिंग का जैसे है कि अगर आप सांस ले रहे हैं, आपका ब्रीदिंग टाइम रिदम सब चलता है उसके अंदर, रिदम आपका टाइम से आएगा। हम ब्रीदिंग का एक सेशन बाद में भी लेंगे उसमें, पर बेसिकली ये क्या है, जैसे आप उठाते हैं हाथ तो सांस अंदर आना चाहिए, बेसिकली आता है। आपको बहुत सांस खींचना नहीं है, क्योंकि आपने जब उठाया तो मैक्सिमम उठा के आप जो सीरीज चलाएंगे या ड्यूलिंग चलाएंगे या, तो आपका सबसे ज्यादा है 20 सेकेंड, और कोई भी एक आदमी 20 सेकेंड्स बड़े आराम से रोक सकता है विदाउट, मतलब एक नॉर्मल फिजिकल कंडीशन उसकी ठीक है तो 20 सेकेंड सांस रोक ही सकता है। सो बेसिकली एंड स्पेशली तब जब आपने हाथ उठाया तो ऑक्सीजन अंदर गई, तो यू कैन इजीली, जब आप हाथ उठा रहे हैं तो बेसिकली आपने ये नहीं करना, इस बेसिकली नॉर्मल, मतलब सांस को अंदर आने दें, छोड़ना। एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि छोड़ना चाहिए, पर आई एम लिटिल बायस्ड उसके अगेंस्ट, क्योंकि वो मेरे को लगता है नेचुरल उसके अगेंस्ट है कि आप जब हाथ उठा रहे हैं तो सांस आता है, बेसिकली सांस छोड़ते नहीं है। ओके, बट देन मैंने हाँ सांस लेना ही सीखा है, एंड कुछ जगह पे मैंने सुना है कि सांस छोड़ने से फायदा होता है, बट मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। मैंने एक दो बार ट्राई किया था, बट इट वाज लाइक मेरे लिए इतना मुश्किल था कि मैं भूल ही जाता था कि क्या करना है, सो ऑटोमेटिकली एकदम से सांस लेने पे शिफ्ट हो जाता। थैंक यू। इट्स क्लियर शूटर? यस अमरेश, नेक्स्ट यू कैन प्रोसीड। सो अब ग्रिपिंग की तरफ चलेंगे। ग्रिप करना, बेसिकली ग्रिप करना जो है, अगेन ग्रिप जो होती है वो आपकी कंसिस्टेंट होनी चाहिए, क्योंकि आप अगर बार बार कंसिस्टेंटली पकड़ेंगे ग्रिप को तभी आपको एक कंसिस्टेंसी आएगी उसके अंदर, बार बार आप रिपीट कर सके उसी चीज को, एंड एक कंफर्टेबल ग्रिप होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी ग्रिप नहीं होनी चाहिए कि आपने ग्रिप पकड़ लिया, पता चला ये उंगली दब रही है या उंगली स्ट्रेच हो रही है कहीं से, या कहीं से ज्यादा जोर पड़ रहा है। तो कंफर्टेबल ग्रिप में जिससे ये है कि आप ग्रिप को मेंटेन कर सकें एंड आपके ट्रिगर फिंगर अच्छे से चले। सो बेसिकली जैसे मैंने पहले बताया था, ग्रिप है अगेन पिस्टल, तो ये पिस्टल है, ये मेरा बी है, तो इट गोज अप, जितना अच्छे से अंदर जाएगा पूरा सेट होगा, एंड फिर उसके बाद ये पार्ट इधर, एंड देन यू wrap your fingers around this. Now fingers हो गए, so ये वाला जो पार्ट है, that means ये वाला आप देख रहे हैं, they should आगे इसके ऊपर फ्लैट आए, so that आप जब पिस्टल पकड़ रहे हैं, so बेसिकली जो पिस्टल पकड़ रहे हैं, ये ग्रिप हुआ इस पार्ट से सीधा इस पार्ट के अंदर, जो बेसिकली आप ग्रिप को पकड़ रहे हैं, जो फोर्स लग रहा है वो स्ट्रेट पीछे है, समथिंग लाइक जैसे ये देख रहे हैं आप इसमें, समथिंग लाइक दिस, जैसे ये यहां से ये स्ट्रेट आपका पीछे आएगा, सो जो पुल है बेसिकली ऐसे करके आपका पीछे आएगा सीधा इनटू द वी एंड इनटू योर हैंड। नाउ नेक्स्ट जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है चीज, ये ट्रिगर फिंगर जो हम कहते हैं फ्री होना चाहिए
फ्रॉम द ग्रिप इज इन द सेंस कि ऐसे नहीं कि गैप रहे उसके अंदर। जैसे आप इसमें देख सकते हैं ट्रिगर फिंगर जो है वो आपका जो नीचे वाला थर्ड पार्ट है उसको हाफ जो है उसका थर्ड पैड जो है आपकी ट्रिगर फिंगर का वो सपोर्ट होना है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो ऐसे करके आपने लगा रखा हो कि ऐसे हो फिर यहाँ से बेसिकली शुड बी कंफर्टेबल स्ट्रेट एंड शुड बी सपोर्टेड, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट रहेगा तो आपको ये मूवमेंट है जो आपकी यहाँ से जो सेकंड जॉइंट से मूवमेंट है ये आपकी रहेगी। अगर ये खाली रहेगा तो आप इसको ज्यादा टेंडेंसी होगी ऐसे करने, बहुत ज्यादा टिका रहेगा तो जब ग्रिप को दबाएंगे तो ग्रिप पे जोर पड़ना शुरू होगा। तो आधा पैड जो है थर्ड पैड का जो है हमारा थर्ड जॉइंट का इसका आधा पैड टच होना चाहिए। तो टच रहना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए, दबना नहीं चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए सो दैट आप आराम से इसको ट्रिगर फिंगर चला सकते। ग्रिप का है कि वो आपके हाथ को उंगली को सपोर्ट करे, ट्रिगर फिंगर को सपोर्ट करे एक कंफर्टेबली ट्रिगर तक पहुंचने के लिए। एक सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है कि हम लोग क्या करते हैं कि ग्रिप ये हमें समझना चाहिए ग्रिप पिस्टल को हमने पकड़ना है, ग्रिप ने हमें नहीं पकड़ना। तो हम जितना ज्यादा उसको मॉडिफाई करते रहते हैं, बनाते रहते हैं ये और अच्छा हो और अच्छा हो, मेरे हिसाब से आज तक कोई परफेक्ट ग्रिप नहीं बनी है। वो इसलिए नहीं बनी है क्योंकि आपका हाथ का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होता रहता है। मुझ जैसे लोगों के लिए, स्पेशली मेरे लिए, मेरा हाथ सुबह कुछ होता था, शाम को कुछ और होता था, थिकनेस फील अगेन सर्दियों में पतला हो जाता है, ये काफी लोगों ने देखा होगा, गर्मियों में मोटा हो जाता है, बारिशों में मोटा हो जाता है। सो आप परफेक्ट ग्रिप बना नहीं सकते क्योंकि वो आपका हाथ चेंज हो रहा है। एंड बेसिकली ग्रिप पकड़ना आपको सीखना है। मैंने शुरू में जब शूटिंग करनी शुरू की थी तो मुझे प्रॉब्लम होती थी, तो मैं बोलता था कोच को, कोच मेरी जो साइड है लेफ्ट को जा रही है, मेरी राइट को जा रही है। तो उसने सीधा पूछा, कहता है यार कितनी बारी तुमने प्रैक्टिस की ग्रिप पकड़ने की? मैंने कहा रोज ही तो करता हूँ। तो उसने बोला नहीं, ग्रिप पकड़ने की तुम प्रैक्टिस रोज करते हो, ग्रिप पकड़ने की प्रैक्टिस कितनी बारी? तो देन आई रियलाइज कि हाँ, ग्रिप पकड़ने की प्रैक्टिस कहाँ करते हैं। एक बार उठाया, पकड़ा, 10-20 गोली चलाई, रख दिया, फिर उसके बाद उठाया 10-20 गोली। तो दिन में हम जब भी ट्रेनिंग करते हैं तो हम 5 या 6 बार प्रैक्टिस करते हैं। तो उसके लिए उसने ये बोला था, कहता है कि एक बार उठाओ, अच्छे से पकड़ो, फील लो, एक बार ट्राई करो, 2 गोली चलाओ, नीचे रख दो, फिर उठाओ, फिर वो फील को लो, फिर ट्राई करो, फिर तो मतलब थोड़ा सा लंबा है, पर इससे इस प्रोसेस में अगर आप 10 गोली भी चला रहे, 10 गोली में आप कम से कम 5 बार उसको ग्रिप पकड़ने की प्रैक्टिस करें। ये चीज मैंने की और मेरे को 3 महीने के बाद फिर ऐसा हो गया कि आज तक मुझे एक्सेप्ट फॉर फ्यू डिजाइन, बाकी जो भी पिस्टल पकड़ता हूँ मेरे को वो प्रॉब्लम नहीं होती, लेफ्ट राइट की प्रॉब्लम। कमलेश, अगर आपकी इजाजत हो तो यहाँ बच्चों ने रेस किया हैंड, क्वेश्चन ले ले। हाँ जी मैम, लीजिए। यस शूटर, रेज योर हैंड। जितेश, उनकी शक्ल दिखाइए, स्क्रीन दिखाइए उनका बच्चे का। यस शूटर, रेज योर हैंड, दोज हु आर आस्किंग द क्वेश्चन। सभी को कारगिल विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सर, टारगेट के ठीक सामने खड़े होने के लिए शूटर सेंटर पॉइंट को कैसे आइडेंटिफाई करे? सबसे पहले तो उसके लिए आपको अपनी पोजीशन का पता लगाना चाहिए कि कैसे आपकी पोजीशन आप कैसे बनाते हो, ठीक। फिर उसके बाद आप नॉर्मल जाइए, टारगेट को देखिए, एंड जैसे टारगेट सामने है तो जाके खड़े हो जाइए, रिलैक्स, आंखें बंद करके नॉर्मल रिलैक्स पोजीशन में खड़े रहिए। एंड देन आप देखिए तो आप टारगेट के सामने हैं या लेफ्ट है या राइट है, अकॉर्डिंगली फिर आप उसको एडजस्ट कर लीजिए, ऐसे या ऐसे। देन उसके बाद आप जो भी पोजीशन, अगर आपकी इन लाइन पोजीशन तो ऐसे, अगर स्ट्रेट है तो ऐसे, ऐसे है तो आप अपनी पोजीशन लीजिए जो भी है। अगेन सेम प्रोसेस, हाथ बंद करके, आंख बंद करके, फिर खोल के देखिए, या ऐसे करके आंख बंद करके नॉर्मल, फिर देखिए आप किस लाइन में। अगर टारगेट के लेफ्ट है या राइट है तो फिर आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो नाउ एडजस्ट करने में जनरली लोग क्या करते हैं कि एक पैर, पीछे वाला जो पैर है इसको आगे पीछे करते हैं,
उसकी जगह जैसे मैंने बताया सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सो आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी के हिसाब से अगर आप दोनों पैर को करेंगे शिफ्ट, तो क्या है ये जो आपका, अगर हम सिर्फ आगे और एक पैर को आगे पीछे करेंगे तो हमारा ये जो एंगल है शोल्डर और ये चेंज होने की बहुत पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर हम दोनों पैर से शिफ्ट करेंगे, दोनों पैर से रोटेट, तो हमारा ये जो एंगल है आर्म का और शोल्डर का ये कांस्टेंट रहेगा। एंड बहुत माइनर पोजीशन से हम इसको, बहुत माइनर चेंजेस से हम इसको सेंटर कर सकते हैं। और यहीं पर एक क्वेश्चन किसी बच्चे का आया था कि लेफ्ट शोल्डर को कैसे ड्रॉप करना है, कितना करना है? लेफ्ट शोल्डर को बेसिकली आपका काम यही कर रहा है, लेफ्ट शोल्डर काम नहीं कर रहा। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज कि आपको धकेलना नहीं है उसको, आप उसको छोड़ देना। आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं, मतलब ये नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं करना, इसको ये छोड़ दिया, पॉकेट में रख लीजिए, बेल्ट में टक कर लीजिए, सो दैट आप कर सकते, मतलब इससे ताकत नहीं लगनी चाहिए। आप कुछ मसल आप इस्तेमाल नहीं करें, ना इसको होल्ड करके रख रहे हैं ना इसको, सो बेसिकली छोड़ दीजिए। Now it's clear to you all? Divyansha? Next? और किसी का कोई क्वेश्चन है? Yes, ma'am. एक आया कि प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं ड्रॉपिंग ऑफ शोल्डर्स, जो लेफ्ट शोल्डर है उसको प्रिवेंट, मतलब आपने उसको बस ऐसे रहने देना है। अगर वो ड्रॉप होके जा रहा है विदाउट, आप पुश नहीं कर रहे उसको या खींच नहीं रहे, पुश पुल कुछ नहीं करना। अगर वो नीचे जा रहा है तो जाने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। Next question please. Raise your hand. जितेश, इसका स्क्रीन दिखाइए बच्चे का। कोई भी, मतलब एनीथिंग, एनी टॉपिक, कोई भी पूछ सकता है क्वेश्चन, पोजीशन, स्टांस और ग्रिप के हिसाब से। हेलो सर। हाँ बोलिए। अपना नाम बताइए। नमस्ते सर, मैं रौनक खट्टर, इंडियन स्क्वाड में हूँ मैं। और सर मेरे को ये अपना ये आपकी आवाज चली गई। रौनक अनम्यूट करो। हेलो, हाँ अभी आ रही है। हाँ हाँ जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते मैम। मैम मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो हमारी बॉडी होती है वो बॉडी हमारी आगे और पीछे की तरफ स्विंग करती है जब हम एम करते हैं। टारगेट के ऊपर एम है, साइड की तरफ फोकस है, और हम कभी रैपिड फायर चला रहे हैं तो कभी स्टैंडर्ड पिस्टल चला रहे हैं, लेकिन हमारी बॉडी क्या है, वो आगे और पीछे की तरफ स्विंगिंग देती है। तो उसको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं? मैच के बीच में भी होता है ये कई बार। बेसिकली जैसे है कि आपका जो स्विंग का है, बेसिकली वो आपका जो आगे दो मसल्स आपकी काम कर रही हैं जो आगे स्विंग को रोक रही है। अब आगे जा रहे हैं तो ये पीछे की मसल्स और पूरे नीचे तक टांग, पीछे जा रहे हैं तो पेट की मसल्स। सो बेसिकली ये दोनों स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए जो आपको रोक के रखे। दूसरा एक और तरीका है, जैसे आपने पैर रखे, जैसे ये आपके पैर हैं दोनों, जैसे जैसे आप इसको ऐसे करते जाएंगे आपका वेट पीछे की तरफ अगर जाता जाएगा, एडीओ की तरफ जाता जाएगा, तो उसमें क्या है कि आप पीछे की तरफ गिरेंगे। प्लस बहुत आगे कर लेंगे ऐसे तो फिर ऑटोमेटिकली आपको उतना ताकत लगा के रखना पड़ेगा, जैसे ऐसे करके अगर ऐसे कर जाएंगे तो बहुत ताकत लगा के रखना पड़ेगा रोकने के लिए। तो उसका एक तरीका है कि जैसे ये है पैर है तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए, ऐसे करेंगे अंदर की तरफ मोड़ लीजिए। हाँ अंदर की तरफ, इंस्टेड ऑफ कि पैर ऐसे रखने की जगह थोड़ा सा ऐसे करेंगे तो उसमें क्या है, थोड़ा सा सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे की तरफ हो जाएगा, एडी से पंजों की तरफ जाएगा। जब पंजों की तरफ जाएगा तो थोड़ा सा आगे लीन करें। पर इसको आपको सबसे अच्छा तरीका है, आप एक शीशा लीजिए घर पे, उसके ऊपर एक लाइन बना लीजिए एंड उस लाइन के सामने जाके अपना पोजीशन बनाइए और शीशे में देखिए कि कैसा है। उसके अंदर आपका स्वे बहुत अच्छे से नजर आ जाएगा।
तो उस लाइन को फिर उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए उसके ऊपर कि सामने खड़ा रहने के, स्टेबल खड़े रहने के। Okay. सो एक शीशा ले लीजिए हाफ बॉडी लेंथ का और उसके ऊपर लाइन खींच के देख लीजिए। Okay. Thank you, sir. It's clear now? Yes, ma'am. इनर सोल्स आप यूज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन था उसमें कि इनर सोल्स आप यूज कर सकते हैं if you have a problem in your construction of your soles. Otherwise मेरे को नहीं लगता कि उनका कोई ज्यादा एडवांटेज है। और कुछ है? यहाँ पर अगर ये थोड़ी स्टेबिलिटी पे एक्सरसाइज करें, स्टेबिलिटी की या बैलेंसिंग की, तो डज इट इफेक्ट आल्सो? यस डेफिनेटली। वो जो आपको मैंने बताया था लाइन खींच के इसके ऊपर, शीशे के ऊपर, वो बेसिकली स्टेबिलिटी के लिए है। आपको दिख रहा है कि आप कितना मूव कर रहे हो और आपको कहाँ से रोकना है। प्लस दूसरा आपका स्टेबिलिटी आती है कि कितना, आजकल तो बहुत सारे वो आते हैं रोलर्स होते हैं, कुछ होता है उनके ऊपर बैलेंस करना। एक हम लोग ऐसे करते थे कि एक फट्टा ले लिया 2x4 जिसको बोलते हैं, उसको जमीन पे लगा, उसके ऊपर ही खड़े रहने बैलेंस करने की कोशिश की। तो बेसिकली आपको अपना इनर बैलेंस मेंटेन करना है, इनर बैलेंसिंग सेंस को डेवलप करना है। तो वो आप कैसे भी कर सकते हैं। उसमें आप लोहे का पाइप लेके उस पर खड़े होने की कोशिश की है। नॉर्मली आजकल तो बहुत सारे वो मिलते हैं, बॉल्स मिलती हैं, उसके ऊपर खड़ा होना, उसके अंदर बैलेंस करना। राइफल शूटर्स के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनका टारगेट बहुत छोटा होता है, पूरी राइफल को सपोर्ट करना पड़ता है। सो वो लोग तो बहुत करते हैं, और बेसिकली हमें भी करना चाहिए। थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज रेज योर हैंड। शूटर कुछ और पूछना है आपको? अपना हाथ रेस करिए प्लीज। हाँ, कोई भी एक रेस करिए अपना हाथ और क्वेश्चन पूछिए। एक क्वेश्चन आया था इसमें कि उनका रिस्ट जो है टिल्ट हो जाता है। ओके, कैन यू? रिस्ट टिल्ट हो रहा है, इसका मतलब आपका रिस्ट लॉक नहीं है। लोग रिस्ट लॉक नॉर्मली ऐसे करते हैं कि ग्रिप को टाइट कर देते हैं, पर ग्रिप से टाइट होगा वो ग्रिप होगा रिस्ट, और रिस्ट में बेसिकली आपकी बहुत कम मसल्स होती हैं। सो मेजर मसल्स जो है वो आपकी फोरआर्म की है, जो इसको लॉक करेंगे। सो ग्रिप ऐसा होना चाहिए कि आपने पकड़ा है लेकिन आप इसको हिला भी सकते हो फिंगर्स को ना। कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज इनको बता जो है वो आपकी फोरआर्म से आएगी रिस्ट को लॉक करने की। ना फोरआर्म जो है इसको बढ़ाने के लिए एक सिंपल सा तरीका, एक रॉड ले लीजिए, कोई बार ले लीजिए और एक स्ट्रिंग लगा दें। मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दे सकता हूँ। हाँ, I think that will be better for them. So basically उसको पकड़ के रोल करना, और कोई नहीं, जब तक शूटर आप दूसरा क्वेश्चन अपना तैयार रखिए। Now something like this, एक डंडा है जैसे, इसको पकड़ के रोल अप तो रोल डाउन, 1 kg का वेट लगा के इसको करिए। सो दिस वर्क्स योर फोरआर्म, एंड जितना आपका फोरआर्म स्ट्रॉन्ग रहेगा उतना आपका सपोर्ट अच्छा रहेगा। थैंक यू समरेश। नाउ इट्स क्लियर टू यू? कोई और क्वेश्चन है बच्चे आपका? जस्ट रेज योर हैंड एंड आस्क। मैम एक है कि अगर शॉट लेफ्ट में जा रहे हैं तो उसमें क्या करना चाहिए? ट्रिगर की प्रॉब्लम है या पोजीशन की प्रॉब्लम है? बेसिकली दोनों चीजें हो सकती हैं, उसमें ट्रिगर का भी है। तो जब तक हमें ये नहीं पता चल रहा कि किस वजह से हो रहा है वो, मैं एडवाइस ज्यादा नहीं कर पाऊंगा उसका। आप एक टाइम पे, सबसे ये है कि आप एक टाइम पे एक चीज पे ध्यान दीजिए। अगर आपको लगता है ट्रिगर की वजह से हो रहा है, तो आप अपनी ट्रिगर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उस पर ध्यान दीजिए, पोजीशन पे नहीं। अगर आपकी ट्रिगर की प्रॉब्लम सॉल्व, ट्रिगर पे ध्यान देने से वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो ऑब्वियसली ट्रिगर की वजह से हो रहा था। और अगर आप ट्रिगर की प्रॉब्लम कर वो सॉल्व कर, मतलब ट्रिगर पे काम करने के बावजूद भी वही हो रहा है, तो आपको पोजीशन की वजह से। थैंक यू समरेश। अगर कोई और क्वेश्चन है कि आगे चले?
मैम अब्डोमिनल ब्रीदिंग के बारे में आई थिंक आप ज्यादा समझा पाएंगे अब्डोमिनल ब्रीदिंग के बारे में, तो इसके लिए क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए? नो इशू समरेश, और क्लासेस में भी इनको काफी बता दिया है, आप अपना जो है वो आगे बता दीजिए जी। एनीथिंग एल्स, किसी ने पूछना कुछ? ब्रीदिंग के अलावा कोई और क्वेश्चन है किसी का रिलेटेड टू ग्रिप, पोस्चर, I पोजीशन? am Divya. हाँ Sir, बोलिए I बेटा। am Divyasa from Odisha. यस। सर शूटिंग शूज पहनने से कुछ एडवांटेज मिलता है क्या? शूटिंग शूज पहनने से मतलब बेसिकली आपके पास जो शूज होने चाहिए, जिस टाइप के शूज होने चाहिए वो है कि थोड़ा सा आपको आधा इंच का हील एंड हार्ड सोल चाहिए। तो बेसिकली अगर आप हार्ड एंड फ्लैट सोल, क्योंकि हमारा जो नॉर्मल शूज दूसरे वाले पहनते हैं लेदर वाले, उनके चलते चलते थोड़ी देर में ऐसे करके कर्व हो जाता है ऊपर से, सो आपको पूरा सरफेस नहीं मिलता। सो हार्ड सोल एंड सो दैट आप जैसे ही हील वाला पहनते हैं तो थोड़ा सा बॉडी आगे जाती है थोड़ी सी, सो दैट हेल्प्स यू एंड हार्ड सोल। सो शूटिंग शूज का एडवांटेज ये है कि आपको वो दोनों चीजें बनी है और शूटिंग के हिसाब से बनी है, तो वो दोनों मिल जाती है। प्लस वो आपके जो है कि एंकल फ्री होना चाहिए, वो रूल रेगुलेशन में पास होते हैं, तो इसलिए होते हैं। अदर देन दैट मैंने बहुत साल तक शूटिंग की है बिना शूटिंग शूज के शूटिंग की, जस्ट एक सिंपल काले वाले शूज लेके उनसे जिसमें हील होती है लेदर शूज, उससे करता हूं। धन्यवाद सर। थैंक यू समरेश, नाउ वी कैन प्रोसीड फर्दर। लोअर बॉडी जॉइंट्स अब एक है लोअर बॉडी जॉइंट्स मूव और फिक्स इनटू लोअर बॉडी। आई डू नॉट अंडरस्टैंड लोअर बॉडी जॉइंट्स क्या है, लेकिन बेसिकली क्या है कि आपका पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये जो कॉम्बिनेशन ये फिक्स है, पूरा का पूरा फिक्स है, तो आप मूवमेंट आपकी एंकल से आएगी, मूवमेंट आपकी एंकल से, बाकी सारा फिक्स्ड है। तो उसी के हिसाब से जैसे मूवमेंट है उसके हिसाब से आपका जो है फिक्स रहेगा या ढीला रहेगा। आइसोमेट्रिक ट्रेनिंग क्या है? आइसोमेट्रिक ट्रेनिंग बेसिकली आप कुछ एक्सरसाइज नहीं कर रहे, बट आप जैसे पोजीशन में खड़े हैं, बंदूक लेके खड़े हैं बिना बंदूक के, पर जो जो आप मसल्स पूरी इस्तेमाल करते हैं उसको 10-20 सेकंड के लिए बिल्कुल टाइट कर लीजिए, बिल्कुल टाइट कर दीजिए एंड देन छोड़ दीजिए। इसमें क्या है कि जो जो मसल आप शूटिंग में इस्तेमाल करते हैं, एक तो सबसे पहले उनमें ताकत आएगी क्योंकि आप टाइट करके छोड़ रहे हैं तो वो इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लस उसमें आपका अवेयरनेस उनके बारे में ज्यादा बढ़ेगा। सो यू विल बी मोर, आप ज्यादा अवेयर होंगे उन मसल्स के बारे में, उनको यूज करने के बारे में, प्लस उनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। बेसिकली इसे टेंसिंग एंड रिलैक्सिंग द मसल्स। और कुछ पूछना है किसी बच्चे ने? एक है लेफ्ट में जा रहा है कि ग्रिप का प्रॉब्लम है या नेक का? नमस्ते सर। हाँ पूछिए बेटा। सर हाँ sir, while I'm catching my weapon grip, my palms are paining. हाँ, I didn't get you. Repeat again, please. Okay, ma'am. Sir, when I'm catching my weapon grip, my palms are paining. Your palms are paining when you hold the grip. Okay. समरेश ही सही कि जब मैं ग्रिप पकड़ता हूँ तो मेरे हाथ में पाम में पेन होता है। So the first thing is we need to check your grip. Maybe the grip is not as good, is properly constructed. So because basically what palms are hurting because you are holding it too tight. It could be either you are holding it too tight or the construction of the grip is like that आपके हाथ में मतलब it's pushing your the bones and the muscles in your body, stretching them too much. So it could be that reason. Sir, and tomorrow we are having class. Ma'am, tomorrow, no, I think day after tomorrow. Okay, sir. Thank you. समरेश, एक क्वेश्चन जो Thank you, सबका sir. है, जो बेसिक सबकी एक प्रॉब्लम आती है, उनके बिहाफ पे मैं पूछ रही, जो मैं देख रही हूँ, सबके कहते हैं कि साइड ड्रॉप होती है, फ्रंट साइड ड्रॉप होती है, जी, उसको कैसे ठीक करें? मैम बेसिकली फ्रंट साइड ड्रॉप हो रही है तो आपका जो रिस्ट है, रिस्ट लॉक नहीं है आपका। तो आप क्या कर रहे हैं, बेसिकली आप उसको देख रहे हैं
एंड एक टेंडेंसी ये भी होती है कि हम देख रहे हैं शुरू में तो साइड देख रहे हैं तो हमने होल्ड कर रखा उसको, लेकिन जैसे ही थोड़ी देर में क्या गया हमारी नजर टारगेट की तरफ गई, जैसे हम टारगेट की तरफ देखेंगे तो मसल रिलैक्स हो गई और वो फ्रंट साइड ड्रॉप हो गई। तो बेसिकली प्रॉब्लम ये है, ये जो है रिस्ट का, रिस्ट को आप लॉक नहीं कर रहे, तो इसको लॉक करना पड़ेगा। तो अदर थिंग कुड बी कि आप जो एंगल है, ग्रिप का जो एंगल है ये ठीक नहीं है। ओके ओके राइट। एक रैपिड फायर का था, किसी में आया था ग्रिप का एंगल। बेसिकली रैपिड फायर में आजकल जो पार्टिनी आ रही हैं उसके अंदर नॉर्मली सबके अंदर एंगल ये ज्यादा है। तो इसका एडवांटेज ये है कि ये एंगल ज्यादा हो गया तो आपको स्टेबिलिटी ज्यादा मिल गई, बट ये एंगल होने से और खासतौर से रैपिड फायर में आपको टाइट पकड़ना पड़ता है, बिकॉज आपको रिकॉइल अच्छा आना चाहिए और बाउंस नहीं करनी चाहिए पिस्टल। उसके लिए क्या होता है, वो ज्यादा बहुत टाइट पकड़ के जो टेनिस एल्बो होता है, बहुत सारे लोग आजकल टेनिस एल्बो की इसकी प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है, जस्ट बिकॉज कि वो बहुत ज्यादा नीचे है ऐसे में एंड बहुत ज्यादा टाइट पकड़, तो टेनिस एल्बो की प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। तो अगेन आपको वो देखना पड़ेगा कि क्या है। तो अगर आप बहुत ऐसे करके कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन टेनिस एल्बो हो गई तो आप कितना टाइम उसको खींचोगे। टेनिस एल्बो ऐसी प्रॉब्लम है जो बहुत जल्दी उसका सोल्यूशन नहीं है, तो आपको फिर देन यू हैव टू गेट अ ग्रिप व्हिच इज ओके। थैंक यू। अगेन स्पेशली जैसे मेरा हाथ है, मैं वो ग्रिप पकड़ ही नहीं पाता, तो ग्रिप पकड़ने के बावजूद भी मेरी फ्रंट साइड ऊपर खड़ी रहती है, तो मेरे को लिटरली ऐसे करना पड़ता है उसको। सो जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, मैंने उसकी ग्रिप ऐसे मॉडिफाई की पुराने इसमें, जिससे वो इतना मेरे को इतना नीचे नहीं करना पड़ता। थैंक यू समरेश। नाउ वी हैव ओनली 2 minutes लेफ्ट, सो जल्दी से अगर किसी का ऐसा क्वेश्चन है जो कॉमन है तो इसी से रिलेटेड पूछ सकते हैं। पूछिए। नहीं तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि मिस्टर जांग विल बी देयर टुमारो आल्सो एंड डे आफ्टर आल्सो। 2 दिन और डे आफ्टर मैम, आई थिंक ट्यूसडे मैम ट्यूसडे एंड थर्सडे। ओके सॉरी, ट्यूसडे एंड थर्सडे 2 days समरेश जंग विल बी विद अस। सो आपके जितने भी कोई क्वेश्चन है आप नोट करके रखिए, चैट बॉक्स में तब डालिएगा। अपने और साथियों को बुलाइए, ये कितना इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है आपके लिए। यू आर लकी कि आपको सीखने को कितना कुछ मिल रहा है, जिसके लिए कि आपको महीनों लग जाते हैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो आप अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को बुलाइए, फ्रेंड्स को बुलाइए। मेरे कोचेस से रिक्वेस्ट है कि अपने ट्रेनीज को बिठाइए, लेकर आइए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए, प्लीज वेलकम। एंड अब आप या अंशुल मलिक है फ्रॉम सोनीपत मैम। हाँ जल्दी से पूछिए अंशुल, क्या है क्वेश्चन आपका? सर ये ग्रिप के एंगल का क्वेश्चन मैंने पुट किया था सर। एक्चुअली मैं रैपिड फायर के नेशनल स्क्वाड में हूँ, तो सर ये मुझे एंगल सूट नहीं करता इसका। बेसिकली एयर पिस्टल में मैं मोरिनी चलाता हूँ, तो सर वो उसमें कंफर्टेबली कर पाता हूँ मैं सर। मैंने आपसे डिस्कस भी किया था। वो इसलिए है कि वो जो मोरनी का जो एंगल है वो थोड़ा सा ज्यादा स्टीप, मतलब थोड़ा मोर 90 डिग्री की तरफ चलता है, एंड रैपिड फायर का जो है एंगल थोड़ा सा ज्यादा स्टीप है। सो आपको अपने हिसाब से, उसके हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा उसका ग्रिप का, सो दैट अगर रैपिड फायर में प्रॉब्लम हो रही है, सो दैट आपका जो हाथ है वो इस जगह ऐसे होने की जगह थोड़ा सा ऐसे रहे। अगर आप, क्योंकि मोरनी में ऐसा रहता है एयर पिस्टल में, जो आप रैपिड फायर में जाते हैं तो ऐसे हो जाता है। एग्जैक्टली। तो इसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो देन आपको ग्रिप को ऐसे करना पड़ेगा कि आपको एंगल जो है वो ऐसे करना पड़ेगा। आप मोरनी वाले ग्रिप पे तो नहीं जा सकते जैसे रैपिड फायर में, क्योंकि रैपिड फायर में मोरनी एयर पिस्टल एक रिकॉइल आके खत्म। रैपिड फायर में डाउन होता तो आपका जितना ज्यादा ऐसे होता जाएगा उतना ज्यादा रिकॉइल फील होगा। सो बेसिकली एंगल इसलिए उन्होंने बनाया कि आपका रिकॉइल सीधा है, बट अगर ये आपका सूट नहीं कर पा रहा तो देन यू हैव टू गो बैक टू समथिंग लाइक दिस। सो वो आपको एंगल ढूंढना पड़ेगा एंड वो उसके एंगल के हिसाब से ग्रिप बनानी पड़ेगी, मॉडिफाई करना पड़ेगा। के साथ ही समय हो गया हमारा ओवर। थैंक यू वेरी मच समरेश, व्हाट ए नाइस एंड क्लियर एंड बहुत सिंपल वे में आपने इनको इतनी डिटेल समझाई है, उसके लिए आपका धन्यवाद। नाउ शूटर, थैंक यू टू ऑल एंड ब्रिंग योर ऑल फ्रेंड्स टू नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू साई, थैंक यू स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, थैंक यू जितेश, थैंक यू समरेश once again, thank you shooter।